So next we are going to start with the class 7 chapter 2 geography, that is atmosphere. Okay, so अब हम इस चैप्टर में एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. So first, what do you mean by atmosphere? Atmosphere is basically a layer of gases. Okay, or you can say it is made up of air, which envelope earth in all direction. ओके अब ये एटमॉस्फेयर क्या चीज है? बेसिकली एक ये एयर की वो लेयर है जो अर्थ के सराउंडिंग में है. ओके, जहां तक अर्थ की सराउंडिंग है इन ऑल डायरेक्शन, ओके, जहां तक एयर है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एटमॉस्फेयर. ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ एयर व्हिच एनवेलप द अर्थ इन ऑल डायरेक्शन. What do you mean by atmosphere? So atmosphere is basically a layer that envelops the earth in all direction. Got it? ये अब for example it is envelope of air. अगर ये envelope of air है तो सिंपल सा है. For example अर्थ सरफेस पर इसकी डेंसिटी कैसी होगी? डेंसर होगी. मींस और जैसे ही अर्थ की सरफेस होगी तो वहां एयर की डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. एंड अगर हम एल्टीट्यूड वाइज ऊपर जाएंगे तो डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी. सो सिंपली डेंसिटी विल डिक्रीज with the height. Second, temperature will also decrease with the height at a rate 6.4 degree Celsius per kilometer. Okay, टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलो. आ जाती है इसमें विंड्स. ओके, अब यहाँ प्रेशर भी होगा अर्थ के, यू कैन से एटमॉस्फेयर में प्रेशर भी होगा. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विंड? प्रेशर से ही एक चीज आती है, दैट इज विंड. ओके, सो नाउ व्हाट डू यू मीन बाय विंड? विंड मींस horizontal movement of air. Horizontal movement of air is known as wind. अब ये होता क्या है, कैसे होती है, अभी मैं बताता हूँ. ओके, विंड क्या होती है? सिंपल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर, दैट इज नोन एज विंड्स. ओके, अब एयर की मूवमेंट होती कैसे है? एयर मूव्स फ्रॉम द एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर. अगर एक किसी भी पर्टिकुलर एरिया में अगर प्रेशर हाई है तो हाई प्रेशर से टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया विंड्स का मूवमेंट होता है. अब ये हाई प्रेशर एरिया से डेवलप कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर कोई पर्टिकुलर एरिया ठंडी है, दैट मींस इवेपोरेशन नहीं हो रहा है, तो बेसिकली वो एरिया कैसी होगी? हाई प्रेशर एरिया. ओके, एंड अगर किसी भी एरिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, फॉर एग्जांपल राइट नाउ अगर देखा जाए तो गर्मी ज्यादा है, तो बेसिकली यहाँ क्या होगा? लो प्रेशर डेवलप होगा. तो बेसिकली जो हाई प्रेशर एरियाज, अभी जैसे सी जो है वो हाई प्रेशर एरिया है, और जो लैंड है ड्यूरिंग समर्स, लैंड में लो प्रेशर डेवलप है. एज अ रिजल्ट विंड्स कहां से कहां मूव कर रही है? हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया. फॉर एग्जांपल मॉनसून विंड्स की अगर हम बात करें तो अभी आप देखोगे जून के फर्स्ट वीक में मॉनसून विंड्स इंडिया पर आएंगी. ऐसा क्यों होगा? जस्ट बिकॉज ऑफ यू कैन से समर की वजह से इंडिया में लो प्रेशर डेवलप होता है, एंड वाटर में, दैट इज ओशन में क्या हाई प्रेशर डेवलप होता है. तो विंड्स मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर टुवर्ड्स द लो प्रेशर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द विंड्स? विंड्स मींस horizontal movement of air. Okay, horizontal movement of air, that is known as wind. Now next, composition of the atmosphere. Okay, now what are the composition of the atmosphere का मतलब कि simply atmosphere, that is a mixture of gases. atmosphere क्या है? basically mixture of gases. तो उस एटमॉस्फेयर में कौन सी गैसेस कितने प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है? सो बेसिकली कंपोजिशन, सो नाइट्रोजन that is 78%, second is oxygen, that is 21%, third is carbon dioxide, argon, etc. these constitute 1%. okay, so this is the composition of the atmosphere. ये क्या है? एटमॉस्फेयर का composition है. we are going to look into the atmospheric pressure. okay, so now air has weight, so it exert pressure. okay, so
air exert pressure. So basically atmospheric pressure depends upon the three factors, that is altitude, temperature and water vapor. For example, altitude, for example, if you move from the surface of the earth towards the mountains, there will be decrease in the pressure. There will be decrease in the pressure. Means on the surface the pressure will be maximum, but on the mountains basically the pressure will be low. Okay, so for example, if you have gone to the, you can say, tourist places of the world, वहाँ आपने देखा होगा तो ब्रीथिंग डिफिकल्टीज होती है. ओके, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज क्यों होती है? जस्ट बिकॉज एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो रहता है वहाँ क्या होता है, डिक्रीज होता है. बेसिकली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना डिक्रीज होगा? सो बेसिकली इट विल डिक्रीज 1 centimeter for every 110 मीटर ऑफ असेंट. मींस हम अगर एल्टीट्यूड वाइज ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो 110 मीटर में 1 सेंटीमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होगा. सेकंड, टेम्परेचर. ओके, सो टेम्परेचर पर एयर का प्रेशर कैसा होगा? सो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एयर क्या होगी, एक्सपैंड होगी. टेम्परेचर इंक्रीज होगा, एयर एक्सपैंड होगी, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा. गॉट इट? नेक्स्ट इज वाटर वेपर. Okay, so air containing water vapor is lighter. Okay, so अगर air में water vapor है तो air क्या हो जाती है, lighter हो जाती है. The more the water vapor, the lighter the air. Okay, got it? So अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता अर्थ सरफेस पर, ओके, अगर अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो क्या होता, बेसिकली डे टाइम बहुत ज्यादा क्या होती, गर्मी, और यू कैन से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, एंड नाइट को टेम्परेचर कैसा हो जाता, फ्रीजिंग बिल्कुल, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होती अपने अर्थ सरफेस पर तो. ओके, सो लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाता. So next we are going to look into the structure of the atmosphere. Okay, so structure of the atmosphere. Atmosphere make different layers हैं. Okay, and what are the different layers? First, troposphere, stratosphere, mesosphere, hydrosphere, and exosphere. So these are the different layers of the atmosphere. Okay, so we are going to look into one by one. Okay, सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट हम ट्रोपोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे. ट्रोपोस्फेयर, द वर्ड ट्रोपोस मींस मिक्सिंग. ओके, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब क्या होता है, मिक्सिंग, और यू कैन से और टर्बुलेंस. ओके, सो बेसिकली इट्स अ जोन ऑफ मिक्सिंग. सो अर्थ पर जितने भी वेदर फेनोमेना टेक प्लेस होते हैं they take place in the troposphere. वो कहाँ होते हैं, basically take place in the troposphere. Second is we are going to look into the height of the troposphere. So basically on average their height is 14 kilometer. Okay, on average अगर देखा जाए तो troposphere की height कितनी है, 14 kilometer. But at poles it is 8 kilometer and at the equator it is 18 kilometer. So basically third is troposphere में basically dry air present होती है. Along with the dry air यहाँ पर एक colorless, odorless और भी गैस होती है, that is water vapor. ओके, यहाँ वाटर वेपर होती है. ओके, एंड वाटर वेपर की कंडेंसेशन की वजह से ही यहाँ क्लाउड फॉर्मेशन होता है. ओके, सो वाटर वेपर के कंडेंसेशन से ही क्लाउड फॉर्मेशन होता है. ओके, सो नेक्स्ट इज ह्यूमिडिटी क्या होती है, the amount of water vapor present in the air, that is known as humidity. Okay, got it? So troposphere में एक और important phenomena होता है basically, that is for example अभी मैंने बताया कि ह्यूमिडिटी और कंडेंसेशन के बारे में. सो जितना ज्यादा कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन से क्या होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होगा. फॉर एग्जांपल वाटर वेपर का कंडेंसेशन अगर होगा तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा. एंड द अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन, बहुत एक्सेसिव कंडेंसेशन होगा तो हेलस्टॉर्म होगा, स्लीट होगी, whereas अगर नॉर्मल कंडेंसेशन होगा तो रेनफॉल होगी. ओके, गॉट इट? सो अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन से बहुत सारे प्रेसिपिटेशन जो होगा, इट विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ कंडेंसेशन. गॉट इट?
सो अब ये जो कंडेंसेशन होता है इसके लिए एक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की जरूरत होती है। सो बेसिकली इन ट्रोपोस्फेयर यू कैन से डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, डस्ट पार्टिकल होते हैं वो न्यूक्लियाई की तरह वर्क करते हैं एंड उनके सराउंडिंग क्लाउड फॉर्मेशन होता है। ओके एक छोटा सा डस्ट का पार्टिकल ऊपर एटमॉस्फेयर में गया, अब ये डस्ट का पार्टिकल कैसे जाता है, बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल पॉल्यूशन ये केमिकल जितने भी रिलीज होते हैं फैक्ट्री से, दिस गोस अप टू द एटमॉस्फेयर एंड दिस बेसिकली वर्क एज अ साइट फॉर द हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई एंड इसी के सराउंडिंग क्लाउड का फॉर्मेशन होता है। ओके गॉट इट? सो इट वर्क एज अ न्यूक्लियाई फॉर द क्लाउड फॉर्मेशन। इन विंटर्स क्या होता है, बेसिकली इन विंटर्स में अगर देखा जाए तो ये जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है विंटर्स में, आपको पता है टेम्परेचर कम हो जाएगा तो इन डस्ट पार्टिकल के सराउंडिंग बेसिकली क्या होता है, हल्की कंडेंसेशन होने लगता है तो वो फॉग की तरह हो जाता है, फॉग हो जाता है। फॉर एग्जांपल विंटर्स में आपने देखा है फॉग फॉर्मेशन होता है, ऐसा क्यों होता है? जस्ट बिकॉज कंडेंसेशन, टेम्परेचर कम हो जाता है, ओके सो वो फॉग बन जाता है। गॉट इट? Next we are going to look into the temperature. So basically if you look into the troposphere there is decrease in temperature. With the increase in altitude there is decrease in temperature. There is decrease in temperature at a rate 6.4 degree Celsius पर किलोमीटर। एक किलोमीटर में कितना टेम्परेचर डिक्रीज होगा? इट विल बी 6.4 डिग्री Celsius and basically this is known as this decrease in temperature with increasing altitude that is known as lapse rate. ओके लैप्स रेट किसे बोलेंगे? सिंपली ट्रोपोस्फेयर में आपको ये ध्यान रखना है कि वंस वी मूव फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू द अपर एटमॉस्फेयर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा और ये टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा? 6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड दिस इज नोन एज लैप्स रेट। इसी को क्या बोलते हैं? लैप्स रेट बोला जाता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके सो स्ट्रेटोस्फेयर, सो अगर स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर मोस्ट लिमिट अगर देखी जाए तो बेसिकली दैट इज ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज बेसिकली एक ऐसी लेयर है जो कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में है। ओके सो लोअर मोस्ट लिमिट इसकी क्या हो जाएगी? ट्रोपोपॉज। ओके सो बेसिकली इसकी इट लाइज बिटवीन 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर, दैट इज 50 डिग्री लैटिट्यूड टू 60 डिग्री लैटिट्यूड। ओके कहां तक है? 50 किलोमीटर तक इसको माना जाता है। ओके अब यहाँ ये जो स्ट्रेटोस्फेयर है यहाँ कोई भी वाटर वेपर नहीं है, फ्री फ्रॉम वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स। ओके सो टेम्परेचर डज नॉट चेंज विद द एल्टीट्यूड। इस लेयर में टेम्परेचर चेंज हमने ट्रोपोस्फेयर में पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर में लैप्स रेट देखा था, बट यहाँ टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट रहता है, स्टेबल रहता है। बट इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड लास्ट में थोड़ा टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके एंड ट्रोपोस्फेयर में कोई विजिबल वेदर फेनोमेना नहीं होता, नो विजिबल वेदर फेनोमेना टेक प्लेस इन द स्ट्रेटोस्फेयर, बट यहाँ सिरस क्लाउड पाए जाते हैं। सिरस क्लाउड दैट आर आल्सो नोन एज मदर ऑफ पेयर क्लाउड्स। Okay and the most important thing about the stratosphere is the presence of ozone layer. Ozone layer यहाँ present होती है, that is between the 20 किलोमीटर to 30 किलोमीटर, 20 to 30 किलोमीटर के बीच में एक लेयर present होती है जिसे क्या बोला जाता है? ओजोन लेयर बोला जाता है। यहाँ कोई विजिबल वेदर फेनोमेना नहीं होता, फ्री फ्रॉम वाटर वेपर एंड आल्सो सर्कुलर क्लाउड पाए जाते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज ओजोन लेयर। इसी लेयर पर ओजोन लेयर होती है जो जिसका काम क्या है? बेसिकली टू प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस। हार्मफुल अल्ट्रावायलेट जो रेस आती हैं उनको क्या कर प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह वर्क करती है। ओके प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह अर्थ के लिए इट वर्क है। ओके got it? So next we are going to study about the mesosphere. Okay, so mesosphere that is present between 50 to 80 kilometer in the atmosphere. Okay,
अब यहाँ क्या होता है, मेसोस्फीयर में बेसिकली मीटियोर्स जो कि आउटर स्पेस से आते हैं, एंड मीटियोर्स जब इस मेसोस्फीयर में आते हैं तो बेसिकली वो क्या होते हैं, बर्न हो जाते हैं। ओके, सो बेसिकली यहाँ मीटियोर्स जो आते हैं दूसरी आउटर स्पेस से बर्न अप हो जाते हैं, और इसी से बेसिकली क्या बनता है, शूटिंग स्टार और टूटता हुआ तारा, शायद टूटता हुआ तारा ही बोलते हैं उसे, हाँ, शूटिंग स्टार। ओके, फिर आप ऐसे करके विश मांगते हो उसमें। So next layer we are going to study about the thermosphere, or that is also known as ionosphere. Okay, अब इसकी रेंज क्या होती है, that is between 18 किलोमीटर to 450 किलोमीटर। ओके, अब इस लेयर में एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना टेक प्लेस करता है, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स। अब ये आयोनाइजेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स क्यों होता है, जस्ट बिकॉज इस लेयर में अल्ट्रावायलेट रेस, एक्स रेस और गामा रेस ये मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, आयोनाइज करती है। आयोनाइजेशन क्या होता है, बेसिकली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इन एटम और मॉलिक्यूल, अगर एटम्स और मॉलिक्यूल्स में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा और रिमूवल होगा तो उनमें क्या डेवलप होगा, चार्ज। Okay, there will be development of charge, and development of charge that is known as ionization of the molecules, क्योंकि आयंस बन रहे हो, ओके, एंड आयंस अगर बन रहे that means ionization। ओके, सो बेसिकली इसमें क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स, बट हाई एंड मीडियम फ्रीक्वेंसी वेव्स को ये एब्सॉर्ब कर लेता है। ओके, सो ये जो लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं तो बेसिकली ये रिफ्लेक्ट करती हैं, एंड इनके रिफ्लेक्शन से बेसिकली क्या होता है, इट इज यूज्ड इन द रेडियो ट्रांसमिशन। ये किसमें यूज्ड होती है, इट इज यूज्ड इन द रेडियो ट्रांसमिशन। ओके, सो इंपॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो कम्युनिकेशन, this layer is important for the long distance radio communication. Got it? So this is about the thermosphere. अब ये जो एटमॉस्फेयर में लास्ट आउटरमोस्ट लेयर होती है, दैट इज नोन एज एक्सोस्फेयर। ओके, एक्सोस्फेयर दैट इज द आउटरमोस्ट बाउंड्री ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओके, सो इसमें यहाँ क्या प्रेजेंस होती है, बेसिकली रेडिफाइड हाइड्रोजन एज वेल एज हीलियम गैसेस यहाँ प्रेजेंट होती है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। That's it.